Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video we have discussed about the mechanism of transcription. In this video we will discuss about split gene. Here we are discussing a very important chapter of class 12, that is molecular basis of inheritance. Now what is split gene? First of all, स्प्लिट जीन क्या होता है और वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. तो हमें एक क्वेश्चन जो हमेशा याद रखना है, स्प्लिट जीन हमेशा कहाँ पे होगा? यूकैरियोट्स में. स्प्लिट जीन प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है. स्प्लिट जीन कहाँ मिलेगा? हमेशा यूकैरियोट्स में. क्लियर? अब स्प्लिट जीन होता क्या है? मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि ये डीएनए का स्ट्रैंड है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में हमने ये कहा कि इसमें छोटे छोटे पार्ट्स बने हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बने हैं. अब इन पार्ट्स में से हम बोल रहे हैं कि ये फंक्शनल पार्ट है, ये फंक्शनल है, ये फंक्शनल है, ये फंक्शनल पार्ट है, और इन फंक्शनल पार्ट के बीच बीच में कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जो फंक्शन नहीं कर रहे हैं. तो ये है नॉन फंक्शनल पार्ट, ये है नॉन फंक्शनल पार्ट. तो जब फंक्शनल पार्ट के बीच में नॉन फंक्शनल पार्ट आ जाए उसी को ही स्प्लिट जीन बोला जाता है. तो हमने क्या देखा? ये डीएनए का एक पूरा सेगमेंट है. इस सेगमेंट में हम क्या देख पा रहे हैं? ये फंक्शनल पार्ट है, ये फंक्शनल पार्ट है, और इसके बीच में नॉन फंक्शनल पार्ट जो आता है, इसी पार्ट को हमने क्या बोला? स्प्लिट जीन. इस पूरे को हमने क्या बोला? स्प्लिट जीन. तो स्प्लिट जीन हमें कहाँ मिलते हैं? स्प्लिट जीन हमें केवल यूकैरियोट्स में मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स में स्प्लिट जीन हमें नहीं मिलते हैं. क्या होते हैं स्प्लिट जीन? फंक्शनल पार्ट के बीच में नॉन फंक्शनल पार्ट का प्रेजेंट होना. डीएनए में फंक्शनल पार्ट के बीच में नॉन फंक्शनल पार्ट का प्रेजेंट होना. अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना. हमने क्या बोला? ये डीएनए है और डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है. अब जब डीएनए से आरएनए बन रहा है, क्या बन रहा है? डीएनए से आरएनए बन रहा है. क्लियर? तो हमने क्या देखा? इसका जो फंक्शनल पार्ट था, इसका जो फंक्शनल पार्ट था, इस तरीके से डीएनए का फंक्शनल पार्ट था, वो आरएनए बना रहा है. जब डीएनए का फंक्शनल पार्ट आरएनए बनाता है तो उस पार्ट को हम कहते हैं एक्सॉन, और जब नॉन फंक्शनल पार्ट आरएनए बनाता है उसको हम कहते हैं इंट्रॉन. डीएनए से आरएनए बना, जब फंक्शनल पार्ट ने आरएनए बनाया तो उसको हमने कहा एक्सॉन. नॉन फंक्शनल बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रॉन. तो हमने क्या देखा? यहाँ पे दो एक्सॉन के बीच में एक इंट्रॉन है. अब डीएनए से ये जो आरएनए बनता है इसको हम बोलते हैं एचएनआरएनए. क्या बोलते हैं इसको? एचएनआरएनए, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए. हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए. अब डीएनए से ये जो आरएनए बना है इसमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल पार्ट दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है. तो ये जो आरएनए बन रहा है डीएनए से, ये आरएनए अनस्टेबल है. ये कैसा है? अनस्टेबल है. और कैसा है? ये अनस्टेबल होने के साथ साथ यहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट है? इंट्रॉन प्रेजेंट है. तो इंट्रॉन का होना इसको अनस्टेबल बना देता है. इंट्रॉन है यहाँ पे, इंट्रॉन की वजह से अनस्टेबल. और एक दूसरा कारण भी है इसकी अनस्टेबिलिटी का, वो क्या है कि यहाँ पे जो एक्सॉन पार्ट है, इस एक्सॉन पार्ट पे एंजाइम एक्ट करता है, एक्सोन्यूक्लियस, और यहाँ से इसको आसानी से कट कर सकता है. 3' पार्ट को भी कर सकता है, 5' पार्ट को भी कर सकता है. तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी नहीं है, यानी कि जो एचएनआरएनए है जो डीएनए से बना है वो स्टेबल नहीं है.
क्यों नहीं है? क्योंकि एंजाइम इसको आसानी से ब्रेक कर सकता है, तोड़ सकता है। इसके 5' एंड को भी तोड़ सकता है, 3' एंड को भी तोड़ सकता है। तो जो एंजाइम बाहर से डीएनए को कट करे या आरएनए को कट करे वो कैसा होगा? एक्सोन्यूक्लियस। क्लियर? वो एंजाइम कैसा होगा? एक्सोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी से ये और ये एंड दोनों टूट सकते हैं, तो इसमें स्टेबिलिटी नहीं है। दूसरा, इसमें इंट्रॉन प्रेजेंट है। इंट्रॉन प्रेजेंट है तो अब क्या किया जाए जो इसको स्टेबल बनाया जाए? क्या ऐसा किया जाए कि इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाए? तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाता है, और इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे स्टेबलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है। क्या किया जाता है? स्टेबलाइजेशन। हमने क्या देखा? एक्सोन्यूक्लियस आया, ये एक्सोन्यूक्लियस 3' और 5' एंड दोनों पे एक्ट कर सकता है और चेन को ब्रेक कर सकता है। ब्रेक करना है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं मेंटेन हो पाएगी, तो इसको स्टेबलाइज किया जाए, यानी कि इसको स्टेबल बनाया जाए। और इसको स्टेबल बनाने के लिए अब ऐसा क्या किया जाए? तो यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। हमने क्या देखा? ये 5' एंड है, ये 3' एंड है। किसका है? किसका है ये 5' एंड और 3' एंड है HNRNA का। अब हम RNA पे काम कर रहे हैं। HNRNA किससे बना था? HNRNA बना था DNA से। ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। HNRNA किससे बना था? DNA से। अब इस HNRNA को हम ऐसा बेस मानेंगे जिससे हमें RNA बनाना है, तो इस HNRNA की स्टेबलाइजेशन करनी पड़ेगी, इसको स्टेबल करना पड़ेगा। तो HNRNA का जो बनना हुआ वो DNA से हुआ। DNA ने जब RNA बनाया तो 5' to 3' एंड बनाया, 5' to 3' एंड बनाया। अब इसके 5' एंड पे स्टेबलाइजेशन करना है, इसको एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी से बचाना है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेस अटैच किया जाएगा, बट वो नॉर्मल नाइट्रोजन बेस नहीं है। तो यहाँ पे अटैच किया जाएगा 7-मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। 7-मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ये अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड है। अगर हम यूजुअल न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो ग्वानोसिन नॉर्मल, केवल क्या होगा? ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट कैसा है? यूजुअल नाइट्रोजन या यूजुअल न्यूक्लियोटाइड। बट ये कैसा है? अनयूजुअल। क्योंकि आपने क्या किया? ग्वानिन में 7th पोजीशन पे मिथाइल को ऐड कर दिया। हम जानते हैं कि ग्वानिन में 2 रिंग्स होती हैं। ग्वानिन में 2 रिंग्स होती हैं, एक होती है पायरिमिडिन रिंग, एक होती है इमेडाजोल रिंग। इमेडाजोल और पायरिमिडिन 2 रिंग होने से यहाँ पे 9 पोजीशन तक चलती है चेन। 9 पोजीशन तक जब चेन चलती है तो इसकी 7th पोजीशन पे क्या ऐड किया? मिथाइल ऐड कर दिया 7th पोजीशन पे। अब जब ये मिथाइल ऐड कर दिया तो ये होना चाहिए था ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट नॉर्मली, बट इसको अनयूजुअल बना दिया, इसको अलग कर दिया मिथाइल ऐड करके। जैसे ही इसको मिथाइल ऐड करके अनयूजुअल बना दिया तो इस पे अब एक्सोन्यूक्लियस काम नहीं कर पाएगा, इसको कट नहीं कर पाएगा। तो 5th पोजीशन पे 7Mg का ऐड होना या 7-मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का अटैच होना कहलाता है कैपिंग। तो 5' एंड पे कैपिंग की जाती है। 5' एंड पे क्या की जाती है? कैपिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5' एंड पे कैपिंग की जाती है। व्हाट इज कैपिंग? एडिशन ऑफ अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड। अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड को अटैच करना, दैट इज 7-मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इस 7-मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को लाने का काम कौन करेगा? कौन ऐसा एंजाइम होगा जो इसको पकड़ेगा, यहाँ पे लाके इसको अटैच करवा देगा, और अटैच करवाना कैपिंग कहलाएगा। तो कैपिंग करने में कौन से एंजाइम का रोल है? दैट इज ग्वानिन को अटैच कर रहा है तो ग्वानाइल ट्रांसफरेज। कौन सा एंजाइम यहाँ पे इसको अटैच करवा रहा है? ग्वानिल ट्रांसफरेज। अब यहाँ पे 5th पोजीशन जो है, यानी कि 5' एंड जो है इसकी सिक्योर हो गई। 5' एंड इसकी सिक्योर हो गई। अब इस पे एक्सोन्यूक्लियस काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे 7-मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को अटैच करवा दिया। अब बारी आएगी 3' एंड की। 3' एंड पे क्या कराया जाएगा? तो 3' एंड पे एडेनिन 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 ऐसे 200 से 300 एडेनिन आके
जोड़ दिए जाएंगे, यानी कि 200 टू 300 एडेनिन को जोड़ा जाएगा। 200 से 300 एडेनिन का जोड़ना कहलाता है पॉली ए टेल। क्या कहलाता है? पॉलीटेल। पॉलीटेल यानी कि एक लंबी टेल है जिसमें एडेनिन 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 जुड़े हुए हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टेलिंग। क्या करा दी? 3' एंड पे टेलिंग। 5' एंड पे क्या कराई? कैपिंग। 3' एंड पे क्या कराई? टेलिंग। दोनों को प्रोटेक्ट किया। अब यहाँ पे टेलिंग का काम कौन करेगा? तो यहाँ पे टेलिंग का काम करेगा पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम। पॉली ए यानी कि ए को जोड़ना है। पॉली का मतलब बहुत सारे, पॉली का मतलब मेनी ए, तो बहुत सारे ए को जोड़ना है, तो पॉली ए। जोड़ने का काम पॉलीमरेज, पॉलीमरेज यानी कि बहुत सारों को जोड़ने का काम, तो पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम ए को जोड़ेगा। ए का जुड़ना कहलाएगा एडिनाइलेट रेसिड्यू। तो ए का एडिशन क्या कहलाएगा? एडिनाइलेट रेसिड्यू। अब ये जो ए अटैच हो रहा है आर एडेड इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर का मतलब ये आरएनए पे अटैच हो रहा है, ये आरएनए पे अटैच हो रहा है, इसको डीएनए से कोई मतलब नहीं है, डीएनए के टेम्पलेट स्टैंड से कोई मतलब नहीं है जिसने आरएनए का फॉर्मेशन किया है। इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट है टेम्पलेट से। दोबारा से समझ लेना, जब हम बात करते हैं स्प्लिट जीन की, तो स्प्लिट जीन क्या होता है कि फंक्शनल पार्ट के बीच में नॉन फंक्शनल पार्ट का प्रेजेंट होना स्प्लिट जीन कहलाता है। जो फंक्शनल पार्ट है वो जब डीएनए का आरएनए बनाता है तो वो बनाता है एक्सॉन, और जो नॉन फंक्शनल पार्ट है वो बनाता है इंट्रॉन। तो डीएनए से आरएनए बनता है। स्प्लिट जीन के होने की वजह से यहाँ पे जो आरएनए बनता है उसको हम कहते हैं एचएनआरएनए, जो कि स्टेबल आरएनए नहीं है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है क्योंकि उसमें इंट्रॉन प्रेजेंट है। साथ साथ में 5' और 3' एंड पे एक्सोन्यूक्लियस अपनी एक्टिविटी दिखा के इस चेन को ब्रेक कर देता है, तोड़ सकता है इसको। तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन करना जरूरी है, इसको स्टेबल करना जरूरी है। इसकी स्टेबिलिटी के लिए 5' एंड पे 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को जोड़ के कैपिंग की जाती है। उसी तरीके से 3' एंड पे पॉली ए टेल जोड़ी जाती है, यानी कि टेलिंग की जाती है। टेलिंग इसलिए की जाती है कि बहुत सारे ए जुड़ेंगे। अगर एक्सोन्यूक्लियस यहाँ पे आके कट भी कर रहा है, एक्सोन्यूक्लियस ने एक को कट किया, दूसरे को किया, तीसरे को किया, चौथे को किया, मान लीजिए यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस अपना काम कर रहा है, जब तक वो यहाँ तक पहुंचेगा तब तक ये अपना काम कर चुका होगा, यानी कि ये आरएनए बना चुका होगा, इसका काम हो चुका होगा। तो इसलिए यहाँ पे टेलिंग की जाती है, एडिनाइलेट रेसिड्यू को अटैच किया जाता है 200 टू 300, और इसको अटैच करने का काम करते हैं पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम। क्लियर? तो यानी कि यहाँ पे 5' एंड और 3' एंड अब सिक्योर हो गए, इन पे एक्सोन्यूक्लियस अपनी एक्टिविटी नहीं दिखा पाएंगे। ये काम तो हो गया। अब यहाँ पे मेन काम बचा है इंट्रॉन को हटाना। इंट्रॉन को रिमूव करने का प्रोसेस कहलाता है स्प्लाइसिंग। द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन इज नोन एज स्प्लाइसिंग। तो व्हाट इज स्प्लाइसिंग? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। इंट्रॉन को रिमूव करने के लिए कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ती है, और इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स में होता है SNRNA, SNRNP एंड अदर प्रोटीन, स्मॉल न्यूक्लियर RNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो, SNRNP राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। तो यहाँ पे राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है, अदर प्रोटीन है और SNRNA है। इन तीनों के कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स नाम से पता चल रहा है जो स्प्लाइसिंग कराएगा। स्प्लाइसिंग का मतलब जो इंट्रॉन को तोड़ेगा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये यहाँ पे आके एक्सॉन और इंट्रॉन के जंक्शन पे बाइंड हो जाता है। ये बाइंड हो गया, यहाँ पे भी इंट्रॉन और एक्सॉन के जंक्शन पे आके बाइंड हो गया, और जैसे ये इंट्रॉन और एक्सॉन के जंक्शन पे आके बाइंड होता है तो ये इंट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर देता है, और ये वाला एक्सॉन और ये वाला एक्सॉन आपस में अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ से इंट्रॉन को हटा दिया
और यहां से पूरा का पूरा एक्सॉन और एक्सॉन अटैच हो गया, इंट्रॉन हट गया। दोबारा से समझ लेना इस बात को। स्प्लाइसिंग, स्प्लिट जीन में जो नॉन फंक्शनल पार्ट है जिसने इंट्रॉन बनाया है वो प्रेजेंट है एक्सॉन के बीच में, उसको हटाना जरूरी है। उसको हटाने के लिए एक कॉम्प्लेक्स की जरूरत है। जब इंट्रॉन को हटाया जाता है तो उसको हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स की जरूरत है उसको हम कहते हैं स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स में SNRNA है, SNRNP है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंड अदर प्रोटीन्स है। तो SNRNP, SNRNA एंड अदर प्रोटीन मिलके कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये कॉम्प्लेक्स इंट्रॉन और एक्सॉन के जंक्शन पे आके जुड़ जाता है और इंट्रॉन को बाहर निकाल लेता है और जो एक्सॉन है वो जुड़ जाती है। 5' और 3' एंड अपना प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्लियर? 5' एंड और 3' एंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कैपिंग और टेलिंग जो है वो यहाँ पे कंजर्व रहती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, जब आपने ये वाला RNA लिया था जहाँ पे एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन सारी चीजें प्रेजेंट थी, तो ये वाला जो RNA था ये अनस्टेबल RNA, उसको आपने बोला था HNRNA। इसमें जब स्प्लाइसिंग हो गई और इससे जो RNA बनेगा इसको हम कहेंगे mRNA। तो यहाँ पे क्या बना, DNA से पहले HNRNA बना और HNRNA से फिर बना mRNA। HNRNA से क्या बना, mRNA। डायरेक्टली mRNA यहाँ पे नहीं बनता स्प्लिट जीन के होने की वजह से, यानी कि यहाँ पे फंक्शनल के बीच में जब नॉन फंक्शनल पार्ट होता है उसी को स्प्लिट जीन बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है और काम बढ़ता है तो अल्टीमेटली क्या बनता है यहाँ पे mRNA, यानी कि DNA से mRNA बना, बट उससे के बीच में क्या बना, HNRNA। HNRNA में क्या होता है, इंट्रॉन होती है। HNRNA में और mRNA में क्या डिफरेंस है, HNRNA में इंट्रॉन होती है, mRNA में इंट्रॉन नहीं होती है। क्लियर? नाउ स्प्लिट जीन, द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। व्हाट इज स्प्लाइसिंग? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। इंट्रॉन का जो रिमूवल है ये प्रोसेस कहाँ किया जाता है, न्यूक्लियस में किया जाता है। ये एक सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में DNA है। तो DNA से पहले क्या बनता है, DNA से पहले सबसे पहले जो बनता है वो बनता है HNRNA, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। ये DNA है, DNA से जो RNA बनेगा इसको हम बोलेंगे HNRNA। इसमें एक्सॉन है, ये वाला एक्सॉन है और ये वाला पार्ट है इंट्रॉन, यानी कि एक्सॉन के बीच में इंट्रॉन है। तो ये जो RNA होता है, DNA से जो बनने वाला RNA होता है इसको हम कहते हैं HNRNA। अब यहाँ पे स्प्लाइसिंग की जाएगी, स्प्लाइसिंग की जाएगी, इंट्रॉन को हटाया जाएगा स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स के थ्रू, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, SNRNA, SNRNP एंड अदर प्रोटीन्स। वो यहाँ पे आके बाइंड करेगा और बाइंड करके इंट्रॉन को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे इंट्रॉन रिमूव हो गया और इंट्रॉन रिमूव होके क्या बन गया, mRNA। यानी कि ये पूरा प्रोसेस DNA से HNRNA बनना, HNRNA से mRNA बनने का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में से जब ये mRNA बन जाता है और यहाँ से बन के कहाँ निकल जाता है, ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ये यहाँ पे कहाँ गया mRNA, साइटोप्लाज्म में। क्लियर? तो ये साइटोप्लाज्म में चला जाता है, बनने के बाद ये साइटोप्लाज्म में जाता है। मोस्टली यूकैरियोटिक जीन आर एग्जाम्पल ऑफ स्प्लिट जीन। यूकैरियोट्स में ही हमें स्प्लिट जीन देखने को मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स में हमें स्प्लिट जीन देखने को नहीं मिलते हैं। एक्सेप्शन, यूकैरियोट्स में भी एक्सेप्शन क्या है, जीन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एंड जीन ऑफ इंटरफेरॉन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन और इंटरफेरॉन में दोनों ही केस में DNA से सीधा mRNA बनता है, यहाँ पे HNRNA नहीं बनता है। यानी कि यहाँ पे स्प्लिट जीन नहीं है तो HNRNA नहीं बनता है, स्प्लाइसिंग की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं होती। यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन होता है बट एक्सेप्शनली हिस्टोन प्रोटीन और इंटरफेरॉन प्रोटीन में क्या नहीं होता, स्प्लिट जीन यहाँ पे नहीं होता। मोस्टली प्रोकैरियोटिक जीन आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्प्लिट जीन। प्रोकैरियोट्स में स्प्लिट जीन नहीं होता तो इनको हम क्या कहते हैं, नॉन स्प्लिट जीन। एक्सेप्शन यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। जब हम मोनेरा पढ़ते हैं तो मोनेरा के केस में आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया पढ़ते हैं।
आर्के का मतलब होता है एंशियंट बैक्टीरिया, सबसे पहले जो बैक्टीरिया आए थे, वो पुराने किस्म के जो बैक्टीरिया थे, सबसे पहले जो ओरिजिन हुए थे, उनको हमने बोला है आर्के बैक्टीरिया। तो आर्के बैक्टीरिया में एक्सेप्शनली स्प्लिट जीन मिलता है जो आज यूकैरियोट्स में देखा जाता है। तो द स्प्लिट जीन रिप्रेजेंट एन एंशियंट फीचर ऑफ जीन। ये जो स्प्लिट जीन है ये क्या शो करता है, एंशियंट फीचर ऑफ जीन शो करता है। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रिमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी, दैट इज द रिमेंबर ऑफ पास्ट। यानी कि स्प्लिट जीन का प्रेजेंट होना ये याद दिलाता है उस समय की जब धरती पे लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, यानी कि ये पास्ट की याद दिलाता है। पास्ट में किसी भी बैक्टीरिया में नहीं है, बट आर्की बैक्टीरिया में प्रेजेंट था, आर्की बैक्टीरिया में प्रेजेंट था और अभी भी ये प्रेजेंट है। तो पहले था, अभी भी है, तो ये पास्ट की याद दिलाता है। तो एनसीईआरटी ने इसको क्या लिखा हुआ है, दिस इज द रिमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी, रिमेंबर ऑफ द पास्ट। ये पास्ट की याद दिलाता है, क्या, स्प्लिट जीन का प्रेजेंट होना। स्प्लिट जीन का प्रेजेंट होना पास्ट की याद दिलाता है। द स्प्लाइसिंग प्रोसेस रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड। और स्प्लाइसिंग जो प्रोसेस, स्प्लाइसिंग यानी कि इंट्रॉन का जो रिमूवल है, वो आरएनए वर्ड की डोमिनेंस को शो करता है। आरएनए वर्ड की डोमिनेंस को शो करता है, मतलब आरएनए की ये बात बताता है कि वो डीएनए से ज़्यादा बेहतर कैसे है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा स्प्लाइसिंग के बारे में कि स्प्लाइसिंग क्या होती है, स्प्लिट जीन क्या होती है, स्प्लिट जीन किस में प्रेजेंट होती है, किस में प्रेजेंट नहीं होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्प्लिट जीन।